सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं ज़ेशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमती रुकन असम्बली रमेश कुमार कहते हैं कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो किरदार अदा करेंगे जो गांधी और जिन्ना ने अदा किया था। भारत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, अदालत और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर है कि आज पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इदारे चाहते हैं कि हमारी ज़मीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। वो नेगेटिव लोग जो वहाँ पे भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनको हमें साइड पे करना पड़ेगा। हमें उन लोगों को लेके आना पड़ेगा जो यहाँ की आवाम की आवाज़ हो और उधर की आवाम की आवाज़ हो। पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन की सरपरस्ती में कोई चीज़ नहीं हुई है, मगर फिर भी अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत है कि वहाँ पे जैश क्रेडिट लेने के लिए कह रहा है या वाकई उसने किया है, अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो आप उसके खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन देखेंगे। पाकिस्तान को बनाने में और इस खित्ते के अमन के लिए महात्मा गांधी जी ने और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो काम किया, आज वो मैं आपको दोनों मुल्कों के बीच में करके दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, पार्टी में आज गवर्नमेंट में भी हूँ और इस्टेब्लिशमेंट से भी मेरे अच्छे तल्कात है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई इश्यूज होंगे। मिनिस्टर कल मैं देख रहा था बम की मार रहे थे, ये चीजें नहीं चलेंगी। अब यहाँ पे भी मारते हैं, ये अब गुगली फेंकने वाले अब ये चीजें अब नहीं चाहिए हमें, नहीं इधर चाहिए नहीं उधर चाहिए। तो एक जानिब पाक भारत कशीदगी है तो दूसरी तरफ हुकूमती एमएनए भारत यात्रा पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली रमेश कुमार के दौरे भारत पर कई सवालात भी उठ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, लेकिन कशीदगी के इस माहौल में पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार के दौरे भारत और उन्हें वहां मिलने वाले प्रोटोकॉल पर सियासी और सिफारती हलकों में संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि रमेश कुमार इस नाजुक मौके पर भारत किस मिशन पर गए थे और एक रुकन असम्बली को भारत में इतना प्रोटोकॉल कैसे मिल गया। सवाल यह भी है कि रमेश कुमार किस हैसियत से मोदी और सुषमा से मिले, हुकूमती एमएनए किसका पैगाम लेकर भारत गए, हुकूमती एमएनए के पास क्या पेशकश थी। ये सवाल इसलिए उठे कि रमेश कुमार भारत में बड़ी बड़ी बातें करते रहे। यही नहीं, मौसूफ रुकन असम्बली एक ही सांस में खुद को जिन्ना और गांधी भी करार दे गए। अब रमेश कुमार के इन दावों में सच क्या है और झूठ क्या, इसका तो पता नहीं, लेकिन एक हुकूमती एमएनए की भारत जाकर ऐसी बातें करना मामले को मशकूक बनाती हैं। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत काबिल-ए-अमल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करे, हम कार्रवाई करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब अमन को एक मौका दें। बदकिस्मती से भारत में इंतखाबात के बायस अब अमन एक धोखा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें इमरान खान का कहना है कि भारत काबिल-ए-अमल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करे, हम कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब अमन को एक मौका दें। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया और पाक फौज के बुलंद मोराल और तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन की हिफाजत से मुकद्दस कोई चीज़ नहीं, ऐसी फौज की क़यादत पर फ़ख्र है जो हम वक्त मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर पहुंचे, पाक फौज के बुलंद मोराल और तैयारियों को सराहा। इस मौके पर उनका कहना था कि मादरे वतन की हिफाजत से मुकद्दस कोई चीज़ नहीं। कहते हैं कि ऐसी फौज की क़यादत पर फ़ख्र है जो हम वक्त मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ललकारते हुए अक्सर औकात अपने होशो हवास ही खो बैठते हैं। ये नरेंद्र मोदी आखिर चीज क्या है, जब देखो पाकिस्तान को ललकारते रहते हैं, हालांकि खुद अक्सर मौक़ों पर बेहोश ही रहते हैं। एक नहीं दो नहीं, कई बार नरेंद्र मोदी को अपनी बदहवासियों के बायस सख्ती का सामना करना पड़ा। अफगान सदर अशरफ गनी के साथ रिबन काटते हुए मौसूफ से कैंची ही ना चली। नरेंद्र मोदी ने एक मौका पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को बाराक ओबामा कह दिया। जवाब में एंजेलिना मर्केल ने हाथ मिलाना भी पसंद न किया। सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आजम हाथ मलता रह गया। आगे चलिए, मोदी रूस के दौरे पर गए। मौसूफ इस कदर गुमशुदा थे कि कौमी तराने के दौरान ही आगे चल दिए। एक शख्स ने हाथ पकड़कर वापस बुलाया।
अब जरा खुद सोचिए, जिसे कोई रास्ता दिखाए वो क्या किसी मुल्क पर हमला करेगा? जिसे कैंची नहीं चलती वो बंदूक चलाने की बातें करता है, और जिससे कोई हाथ ना मिलाना पसंद करे वो किसी को हाथ क्या दिखाएगा? मोदी के बड़े बड़े नारों पर सिर्फ एक बात, ये मुंह और मसूर की दाल। ओआईसी इजलास में भारतीय वजीर खारजा को दावत के खिलाफ पाकिस्तान भर में आवाजें उठने लगी। रहनुमाओं का कहना है कि कश्मीर समेत भारत भर में मुसलमानों पर जुल्म करने वाला कैसे ओआईसी इजलास में शरीक हो सकता है। इस्लामी ममालिक की तंजीम में मुस्लिम दुश्मन मुल्क कैसे शिरकत कर सकता है? भारतीय वजीर खारजा को ओआईसी में शिरकत की दावत को मजहबी हलकों में तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। ओआईसी में भारतीय शिरकत पर मारूफ आलमदीन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, भारत ओआईसी में शामिल हो सकता है, न उसको शामिल होने देंगे। पहले भी रूस और हिंदुस्तान बाज मौके के ऊपर जो है वो बतौर नुमाइंदे एक मुबस्सर मंदूब के मुबस्सर के तौर पे जाते हैं पहले भी, लेकिन ओआईसी का जो रुकन है वो ना हिंदुस्तान है ना इंशाअल्लाह होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ओआईसी में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को मदऊ करने को मुस्तरद कर दिया। ओआईसी तो इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को बुलाना ये तो खुद अपने मकासद से एक बगावत है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का दरमियाना मौक़िफ़ अपनाते हुए कहना है, भारत को 25 करोड़ मुसलमानों की वजह से ओआईसी में मदऊ किया गया। वो मेंबर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा 25 करोड़ के करीब मुसलमान है और उस वजह से ओआईसी ने उसको ऑलरेडी एक स्टेटस दिया हुआ है नॉन मेंबर एक पार्टिसिपेंट का। ये पाकिस्तान के लिए कोई चंबे की बात नहीं और परेशानी की बात नहीं है। मजहबी और अवामी हलकों का कहना है कि मकबूजा वादी में मासूम कश्मीरियों पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। भारत कश्मीर में जुल्म के साथ साथ फलस्तीन में भी जुल्म करने वाले इसराइल का हिमायती है। ऐसे में इस्लामी ममालिक की तंजीम के इजलास में भारत को शिरकत की दावत दुरुस्त इक़दाम नहीं। और मीरा भी मैदान में आ गई। पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी की वजह से बड़ा फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि वो भारत की फिल्मों में काम नहीं करेंगी। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अमन और मोहब्बत के पैगाम को समझें। दूसरी तरफ अदाकारा रेशम का कहना है कि मुल्क की इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जब बात आती है आपके मुल्क की इज्जत की, बका की, सलामती की, तो फिर समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि हमारे जो फनकार हैं वो जाएं इज्जत से काम करें, लेकिन दुख मुझे तब होता है जब मेरे ही फनकारों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान के जो फनकार हैं उनकी तज़लील करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। मैं इंडियन फिल्मों में काम करने के हवाले से मैं अभी कहना चाहूँगी कि मैं इंडियन फिल्म्स में काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले हमेशा पीस की बात की, मोहब्बत की बात की है, अमन की बात की है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं 24 न्यूज़ की एक और खबर की तस्दीक हो गई। कराची में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत की वजह जहरीली गैस बनी। सिंध फूड अथॉरिटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। मजीद भी जानेंगे दानियाल सईद से। जी दानियाल। कुल कराची में गुज़िश्ता दिनों 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम ने वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दी है। इस रिपोर्ट में सिंध फूड अथॉरिटी ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि कसरे नास रूम से DDT पाउडर जो है कीड़े मार जो दवाई है वो मिली है, वो बेड और मुख्तलिफ दीवारों के कोने से भारी मिकदार में जो है वो अद्वियात मिली हैं। कई ममालिक में इसके ऊपर पाबंदी भी है। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इनिशियल तौर पर यह बात सामने आई है कि बच्चों की जो मौत की असल वजह है वो यही DDT पाउडर है। सिंध फूड अथॉरिटी का ये भी मौक़िफ़ है कि कसरे नाज गेस्ट हाउस का किचन जो है उसके अंदर मुज़र सेहत अशिया पाई गई हैं, जबकि यही खबर जो सिंध फूड अथॉरिटी ने आज जारी की है, इनिशियल रिपोर्ट जारी की है। 24 न्यूज़ ने वाक़े के रोज़ ही ये खबर सामने लाया था कि कसरे नाज गेस्ट हाउस के अंदर अद्वियात जो कीड़े मार की जो अद्वियात होती है वो भारी मिकदार में मौजूद थी, जिसकी वजह से बच्चों की जानें ज़ाया गई। ठीक है दानियल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और लाड़काना से आपको खबर देंगे, जहां बच्चों को अगवा करने वाले 5 रुकनी गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह में 2 खवातीन समेत 5 अफराद शामिल हैं। मुल्जिमान ने हफ्ते के रोज 4 साला बच्ची को अगवा किया था। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान बच्ची को बाजियाब करवा लिया और गिरोह पकड़ा गया। लाड़काना में यह कार्रवाई की गई है, जहां बच्चों को अगवा करने वाले 5 रुकनी गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में 2 खवातीन समेत 5 अफराद शामिल हैं।
اور سندھ فوڈ اتھارٹی حیدرآباد میں بھی سرگرم ہو گئی۔ آٹو بھان روڈ پر قائم 3 فوڈ پوائنٹس کو ناقص انتظامات پر سیل کر دیا گیا، جبکہ متعدد فوڈ پوائنٹس کو صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر ہزاروں روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے حیدرآباد میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ آٹو بھان روڈ پر قائم 3 فوڈ پوائنٹس کو ناقص انتظامات پر سیل کر دیا گیا، جبکہ متعدد کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اب کراچی میں ٹریفک پولیس افسران 50 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ ٹرک ڈرائیور سے بھتہ وصول کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکار کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ اسی بارے میں رپورٹ کریں گے دانیال سید۔ کراچی کے ٹریفک پولیس کے افسر کی قیمت صرف 50 روپے۔ جی ہاں، ٹریفک پولیس اہلکار نے افسران کی قیمت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ٹرک ڈرائیور سے بھتہ وصول کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکار کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں ٹریفک پولیس اہلکار کا کہنا ہے 50 روپے جمع کر کے افسران کو پہنچانے ہوتے ہیں اور ان پیسوں سے افسران کا پیٹ پالا جاتا ہے۔ سیدھی گال کر، تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ کو چھوڑ گولی مار، تنخواہ تو پھر یار 50 روپے کے پیچھے آپ یہ ہمیں بھی دینے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیسے دینے ہوتے ہیں یار؟ ہمیں بھی جو بڑے افسر ہمارے بیٹے پہ ایسی نہیں پل رہے وہ۔ اہلکار نے بیان دیا کہ ایک ٹرک سے رقم جمع کر کے افسران تک پہنچائی جاتی ہے۔ ادھر 24 نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد آئی جی سندھ کے حکم پر ڈی آئی جی ٹریفک نے رشوت خوری میں ملوث اہلکار کو برطرف کرنے کا حکم دے دیا۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور بات کریں گے کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ سے جاں بحق طالبہ نمرہ کی، جس کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں ڈاکوؤں کے خلاف درج کر لیا گیا۔ نمرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، سر میں رائفل کی گولی لگی۔ کراچی میں انڈا موڑ کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران میڈیکل کی طالبہ نمرہ کی ہلاکت کے معاملے کا مقدمہ سر سید تھانے میں سرکار کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلہ اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں۔ مقدمہ ہلاک اور زخمی ڈاکو کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے پولیس کے اشارہ کرنے پر رکنے کے بجائے فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ مقابلے میں دونوں ڈاکو زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک بعد میں ہلاک ہوا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول بھی ملے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک لڑکی بھی زخمی ہوئی، جو بعد میں جاں بحق ہو گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب نمرہ کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 22 سالہ نمرہ کو 10:21 پر جن اسپتال لایا گیا۔ نمرہ کے سر کے سیدھے حصے پر گولیاں لگیں۔ سر کی ہڈی ٹوٹنے سے مقتولہ کے دماغ کو نقصان پہنچا تھا۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور دیگر کارروائیوں کی بات کریں تو کراچی میں پولیس نے ٹارگٹ کلر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والا اسلحہ ٹریفک پولیس اہلکار کا نکلا۔ ادھر پولیس کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے، جبکہ ایس ایچ او سولجر بازار کی مبینہ رشوت خوری کی آڈیو 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ٹریفک پولیس کا اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شالاتیف ٹاؤن پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ٹارگٹ کلر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ٹارگٹ کلر نے 1 ہفتے قبل عبداللہ گوٹ میں فائرنگ کر کے ایک شہری کو قتل کیا تھا۔ ملزم کے قبضے سے ملنے والا اسلحہ ٹریفک پولیس اہلکار کا نکلا۔ ملزم نے کس طرح ٹریفک پولیس کا اسلحہ حاصل کیا، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ادھر پولیس کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ ایس ایچ او سولجر بازار یتیم بچے کو اغوا کر کے 1 لاکھ روپے رشوت طلب کرنے لگا۔ ایس ایچ او کی مبینہ رشوت کی آڈیو 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ گفتگو میں ایس ایچ او ابتدا میں 1 لاکھ باقی ہفتہ وار لینے کی بات کرتا رہا۔ آپ پہلے یہ کہ اس کو چھڑا کے لے جاؤ تو سارا مجھ پہ اس کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ ایک کا بندہ بس پرو کو چھڑوانے کو بول دو، اس کو چھڑا کے لا جائے۔ یتیم بچے کی رہائی کے لیے سوشل میڈیا پر مہم شروع ہو گئی، جبکہ آئی جی سندھ کا واقعے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایس پی ایسٹ سے نوٹس اور محکمہ جاتی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں برساتی نالے میں گرنے والے بچے کو دوسرے روز بھی تلاش نہ کیا جا سکا۔ تلاش کا عمل اندھیرے کے باعث روک دیا گیا۔ 9 سالہ عارف ہفتے کی شام نالے میں جا گرا تھا۔ مزید جانیے علی رضا کے اس رپورٹ میں۔ ایک اور رات گزر گئی مگر کراچی کے برساتی نالے میں گرنے والے بچے کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ اندھیرے کے باعث سرچ آپریشن بھی روک دیا گیا۔ لانڈی کے سواتی محلے میں ہفتے کی شام کھیلتے ہوئے 9 سالہ عارف نالے میں جا گرا تھا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے تلاش کے لیے کارروائی شروع کی مگر اندھیرے کے باعث رات گئے آپریشن روک دیا تھا۔
सुबह होते ही दोबारा तलाश का अमल शुरू किया। दिन भर सिलसिला जारी रहा मगर बच्चे का कोई नाम और निशान न मिल सका। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे के बाइस नाला कोई न कोई जान ले लेता है। हुकूमत की तरफ से न कोई शावल आए न कोई इमदाद आए, यानी अपने तहत आप हम लोगों ने एक्सकेवेटर लाए, वो भी शुरू है मगर अब तक कोई पता नहीं होता। जाके अभी उस माँ से पूछो और उस बाप से पूछो कि उसका क्या हालत होगा कि इसी कचरे में उसका बच्चा गायब है। ये एक नहीं है, ये हर 1-2 महीने के बाद 1-2 बच्चे इसमें गिर जाते हैं। 9 साला आरिफ जैसे ना जाने कितने ही बच्चों की जानें जाया हो चुकी हैं मगर ताहाल इस संगीन मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया और नालों की सफाई का अमल अमली तौर पर नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अली रजा, 24 न्यूज, कराची। लाहौर से जहां तहरे कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया, सास, बहू और बच्चे के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। नसीराबाद के इलाके मक्का कॉलोनी में 3 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम करीबी रिश्तेदार निकला। कातिल ने 32 साला रूबी, उसके 4 साला बेटे और सास कनीज बीबी को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतारा। मुलजिम अजीम ने एतराफ किया कि रूबी के कहने पर कनीज बीबी की जान ली मगर रूबी के शोर मचाने पर उसे मार दिया, जबकि शनाख्त छुपाने के लिए बच्चे को भी कत्ल करना पड़ा। जब वो शोर कर रही थी तो मैंने उसको मना किया, शोर क्यों कर रही है? उसने कहा ये तूने क्या किया? मैंने कहा जो भी किया आपके कहने पे किया है, मैं कोई अनमोल नहीं ना मैं करना चाहता था। उसने कहा नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। वो शोर और करने लग पड़ी, बाहर निकल के टाइल्स, फिर उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के पीछे लाया उसको भी खत्म कर। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अनूश मसूद का कहना था मुलजिम को उसके जख्मी हाथ की वजह से हिरासत में लिया, जिसने दौरान तफ्तीश तहरीर कत्ल की वारदात का एतराफ कर लिया। हमें अल्टीमेटली क्लू मिला कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एक आदमी के दाएं हाथ पे कट लगा है और उसको बाकायदा स्टिचेस लगे हैं 4 से 5। दैट वाज द टाइम व्हेन वी गॉट टू, उस जब हमें पता चल गया कि इस बंदे का नाम क्या है और फिर उसके बाद हमने इसका ID कार्ड वगैरह निकलवाया, इसका रिकॉर्ड देखा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले आला कत्ल और मुलजिम के कपड़े भी बरामद कर लिए। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम छत से फलांग कर जाए वकुआ पर पहुंचा था। कराची के इंटर बोर्ड में नताज की तब्दीली के मामले पर 24 न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक तब्दीलियां ऑडिट ऑफिसर ने कराईं। इसी बारे में सज्जाद अली की रिपोर्ट देखिए। इंटर बोर्ड के नताइज कैसे तब्दील हुए, 24 न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड और ऑडिट ऑफिसर ने नताइज तब्दील करवाए। हेड एग्जामिनर ने नताइज तब्दील करने से इनकार किया तो बोर्ड ने प्रोफेसर अरशद अब्बास से नताइज तब्दील करवाए। जराये के मुताबिक चेयरमैन की इजाजत से ऑडिट ऑफिसर के कमरे में नताइज तब्दील किए गए। रोल नंबर 76938 के उम्मीदवार को उर्दू के पर्चे में 26 नंबर से बढ़ाकर 33 नंबर देकर पास किया गया। दस्तावेजात सामने आने के बाद बोर्ड की निचले दर्जे के मुलाजमीन को कसूरवार करार देने की तैयारी शुरू कर दी गई। एंटी करप्शन ने 20 फरवरी को इंटर बोर्ड के दफ्तर में छापा मारकर तमाम तर रिकॉर्ड कब्जे में लिया था। कराची में साहिल समंदर पर वन व्हीलिंग करने वाले 50 से ज्यादा नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अली रजा से, जो कि इस वक्त थाने के बाहर ही मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साहिल थाने के बाहर मौजूद हूँ। 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलें पुलिस ने जो है वो जब्त की हैं। 50 के करीब और मुख्तलिफ नौजवान हैं जो वन व्हीलिंग कर रहे थे। और हम देखते हैं कि साहिल समंदर में हफ्ते के रोज़ हर दफ़ा ये बड़े तादाद में लोग जो हैं नौजवान वो पकड़े जाते हैं और मुश्किलात का फिर सामना उनके अहल खाना को, उनके वालिदैन को करना पड़ता है। इधर जो है मेरे साथ एक वालिद मौजूद हैं जो इस रात के पहर अपने बच्चे के पीछे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? तेज़ रफ्तारी, वन व्हीलिंग कितनी खतरनाक चीज़ है? ये मौत का सवाब है जनाब। अपने इनको वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। ये माँ बाप को परेशानी है, इनको वन व्हीलिंग नहीं चाहिए। ये मौत इतनी रात में बच्चों के यानी के पीछे आए, हमारी गाड़ी बंद है। इस खतरनाक इस सिलसिले को रोकने के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करे जो बच्चों की, नौजवान नस्ल की जान ले रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सियासी मसरूफियत की वजह से उनके घर वाले तंग आ गए। एलिया ने ट्वीट करके शिकवा किया और कहा कि आज बोरिंग संडे है, क्या कोई गवर्नर पंजाब को कह सकता है कि इतवार को तो ब्रेक ले ले। गवर्नर पंजाब के बेटे अंस सरवर ने भी दिलचस्प तबसरा कर दिया।
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहां उनकी अभी तक एंजियोग्राफी नहीं हुई। मरियम नवाज को उम्मीद है कि कल उनके वालिद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो जाएगी। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की इयादत के लिए मरियम नवाज दोपहर का खाना लेकर पहुंची। मरियम नवाज का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि कल अल्लाह ताला खैर करेगा। और कल के फैसले के हवाले से क्या तवक्को करेंगे? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह खैर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इलाज पर 28 करोड़ के सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने कभी सच नहीं बोला। मरियम नवाज की आमद के मौके पर कारकुनान की धक्कम पेल से अस्पताल के बाहर गमले भी टूट गए। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंजियोग्राफी करवाने के हवाले से जवाब देने से गुरेजा रहे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कारकुनान अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजारत से इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा वजारत तब्दील करना या ना करना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। आज इमरान खान से अहम मुलाकात होगी। कप्तान के खिलाड़ियों में ठन गई। फवाद चौधरी नईमुल हक के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। जेहलम में मीडिया से बात करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात ने नईमुल हक पर तंज के तीर बरसाए और कहा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। नईमुल हक साहब को कुछ भी पता नहीं होता है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया, मेरे MD-PTV के मामले पर इख्तिलाफात मौजूद हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से सियासी नहीं ज़ाती ताल्लुक है। वजारत झंडा लगाने के लिए नहीं मिली। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करूंगा, जो उनका हुक्म होगा वही करूंगा। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। महकमे मौसमियात ने रवां माह में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। मार्च भी भीगा भीगा गुजरेगा। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज बारिशों का मुल्क गिर सिलसिला 27 फरवरी से मुतवक्के है, जो मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान से दाखिल होने वाला ये सिलसिला सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों, यालाबारी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सबब बनेगा। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी मुतवक्के है। बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च में भी बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस्लामाबाद में पाक व्हील्स के ज़ेर एहतमाम रंगारंग ऑटो शो सजा। गाड़ियों के शौकीन खवातीन और हजरात नित नई गाड़ियां देखने और खरीदने के लिए लेक व्यू पार्क पहुंचे। एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। पाक व्हील्स की जानिब से सजाए गए कार शो में गाड़ियां बेचने और खरीदने वाले शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों का कहना है कि उनको गाड़ियों की नई वैरायटी और कीमतें भी यहां आकर मालूम हुई। ऐसे इवेंट होने चाहिए, मजा आता है कार अच्छी मिलने का और फिर सेल करने का। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगे। हम सुबह के यहाँ पे आए हुए हैं और ये पाक व्हील वालों ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। काफी हमने गाड़ियां देखी हैं, अभी भी देख रहे हैं। शहरी कहते हैं ये पाक व्हील्स का अच्छा इकदाम है कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनको गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का मौका फराहम किया। लोगों को बहुत अच्छी एक ही जगह पे वैरायटी मिल रही है, प्राइस डिफरेंस भी बहुत अच्छा है, सर्टिफाइड हैं जो गाड़ियाँ, उसमें थोड़ा लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि प्राइसेस भी मार्केट के लिए यहाँ से बहुत अच्छी हैं, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। नित नए मॉडल्स की गाड़ियाँ देखकर शायकीन की खुशी की इंतहा न रही। कहते हैं ऐसे शोज मुनक्किद होते रहने चाहिए। कैमरामैन उमर राना के साथ एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में मुनफरिद डॉग शो शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। दिलचस्प शो में कुत्तों की खूबसूरती, सलाहियतों और अच्छी ट्रेनिंग पर न सिर्फ मुकाबला हुआ बल्कि कैट वॉक भी हुई। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए।
इस्लामाबाद के F9 पार्क में दिलचस्प और मुनफरिद नोयत का डॉग शो सजाया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने खूबसूरत कुत्तों के साथ शिरकत की। डॉग शो में मुकाबला था बेल्जियन और जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों की सलाहियत, तरबियत और खूबसूरती का। जीतने वाले कुत्तों को इनामात से नवाजा गया। डॉग शो में मुनफरिद और खूबसूरत कुत्तों की दिलचस्प हरकत सकनात शुरका की तवज्जो का मरकज रही। इस मौका पर कुत्तों को पालने वालों ने अपने प्यारे जानवरों की प्यारी प्यारी शरारतों और नाराजगियों से भी पर्दा उठाया। अगर इसको इग्नोर करें तो आगे से काटते और काफी एग्रेसिव हो जाते हैं आगे से। दो रखे हैं घर में, एक को आप प्यार कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर रहे, उस चीज को उसको फील होता है कि जी मुझे क्यों नहीं प्यार किया जा रहा है, मतलब मैं क्या बुरा हूँ। जानवरों से लगाव और दोस्ती की बेहतरीन मिसाल भी इस डॉग शो में नजर आई। शुरका ने इस मुनफरिद डॉग शो के इनकाद को सराहा, लेकिन उनका कहना था कि डॉग शो के साथ जानवरों से मोहब्बत और तवज्जो पर आगाही प्रोग्राम्स भी जरूरी हैं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।